मोदी इमरान खान की बात मानता। इस मौके पर इमरान खान को दोबारा जिंदा करने की क्या जरूरत है? कुछ तो ये भी ट्वीट कर रहे हैं कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आ जाएंगे। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर के बाद हमने ये देखा कि भारत अफगानिस्तान को गैर मामूली तवज्जो दे रहा था। पहले अफगानिस्तान के नायब वजीर दाखिला दिल्ली गए, फिर अफगानिस्तान के और भारत के वज़राए ख़ारजा के दरमियान तफ़सीली गुफ्तगू हुई और इस तरह हमने अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के बाद यकदम राब्ते तेज़ होते देखे और उनके दरमियान गुफ्तगू तेज़ होती देखी। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक था। हमें पहले भी अफ़गानिस्तान से ये गिला है कि वहाँ से भारत प्रॉक्सी जंग जो है हमारे खिलाफ लड़ता है। तो पाकिस्तान को ये खतरा बढ़ा कि अब भारत जब हमसे जंग हार गया और उसको मजबूरन सीज फायर करना पड़ा है, तो वो इसका बदला अफगानिस्तान से प्रॉक्सी जंग को तेज करके ले सकता है। लिहाजा इसीलिए अफगानिस्तान से बात की जा रही है कि वहां से काम तेज किया जा सके। पाकिस्तान इसको रोकना चाहता था, इसीलिए पाकिस्तान ने चीन से बात की कि अफगानिस्तान को रोका जाए, क्योंकि चीन अफगानिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चीन ने पाकिस्तान की इस दरख्वास्त पर अफगानिस्तान के वजीर दाखिला को भी बीजिंग में बुलाया है और पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी बीजिंग में जा रहे हैं। वहां पर अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के मुश्तरका मुज़ाकरात भी होंगे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बराह रास्त मुज़ाकरात भी होंगे, पाकिस्तान और चीन के बराह रास्त मुज़ाकरात भी होंगे, चीन और अफ़गानिस्तान के बराह रास्त मुज़ाकरात भी होंगे। तो इस तरह वहाँ पर अब ये चीन और पाकिस्तान मिलकर अफ़गानिस्तान को ये समझाएँगे कि वो पाकिस्तान और भारत की इस जंग में फ़रीक ना बने, भारत को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना करने दे, भारत की प्रॉक्सी लड़ाई लड़ने की अफ़गानिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है और इसीलिए अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ जाने का मतलब है कि वो भी इंटरेस्टेड हैं कि अगर चीन और पाकिस्तान से उनकी बात तय हो जाए, तो वो इस लड़ाई में इंडिया का साथ नहीं देंगे, वरना इस दौरे को स्किप भी किया जा सकता है। चीन की एक गैर मामूली अहमियत है वाहकान कॉरिडोर के हवाले से भी और अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी। मिनरल्स में बहुत इन्वेस्टमेंट की है चाइना ने वहाँ। तो इसलिए इस वक़्त अफ़गानिस्तान का अगर कोई ग्लोबल पार्टनर है जो अफ़गानिस्तान इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो सबसे बड़ा चीन है। तो लिहाज़ा अफ़गानिस्तान के लिए चीन को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल होगा और इस जंग में जिस तरह चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है और अब तक दे रहा है, वो भी गैर मामूली है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में जो बीजिंग में मुज़ाकरात होंगे, उनमें अफ़गानिस्तान को ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि वो भारत की प्रॉक्सी जंग ना लड़े। वो अपनी सरज़मीन भारत को इस्तेमाल ना करने दे, वो रॉ के स्लीपर सेल्स वहाँ पर ना बनने दे। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भारत वहाँ से मदद कर रहा है, वो मदद को रोका जाए और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की सप्लाई लाइन्स को कैसे बंद किया जा सकता है। कैसे भारत को इस बात पर मजबूर किया जा सकता है कि उसका जो नेटवर्क अफ़गानिस्तान में मौजूद है, जिससे वो बीएलए, टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को न सिर्फ पैसे फराहम करता है, बल्कि वसाइल फराहम करता है, टारगेट्स बताता है, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देता है, इस सारे नेटवर्क को भी रोका जा सके और अफ़गानिस्तान इसमें पाकिस्तान की मदद करे। तो मेरे ख़्याल में जो बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात हैं, ये 2 तरह से अहम हैं। एक तो उसमें पाकिस्तान, चीन की अहमियत तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अहमियत अपनी जगह है कि हालिया जंग के बाद अगर हम अफ़गानिस्तान को न्यूट्रलाइज़ कर लेते हैं और वो अफ़गानिस्तान भारत की गेम नहीं खेलता, तो ये भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फ़तह होगी और भारत की शिकस्त होगी। और इस पर इस वक़्त बीजिंग में मुज़ाकरात होंगे, 3 दिन का दौरा है इसहाक डार साहब का और वहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ हमने पहले ही ट्रेड खोल दी है। पहले इसहाक डार साहब काबुल गए थे एक आला सतही वफ़द के साथ, जिसमें अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड खोलने की बात हुई थी, जिसमें अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने इस बात की गारंटी दी थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, जिसके बाद टीटीपी की कार्रवाइयों में काफ़ी हद तक कमी भी आई है। लेकिन बीएलए और बलूचिस्तान में अभी भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उस ज़िम्न में हम ईरान से भी बात कर रहे हैं। पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब ओमान भी गए थे और उन्होंने ओमान के वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात की थी, क्योंकि ये लोग मस्कत और ओमान को भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए इस वक़्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकने और इंडिया के जो स्लीपर सेल्स हैं और जो इंडिया की प्रॉक्सी जंग है, उसको रोकने के लिए बीजिंग का ये दौरा बहुत अहम है और वहाँ होने वाली
मुज़ाकरात भी बहुत अहम है। और मैं समझता हूँ ये भारत की एक नाकामी है कि इस वक़्त पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान इकट्ठे बैठे हैं। भारत के पास ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था जहाँ पे वो अफ़गानिस्तान को बैठाकर बात कर सकता। पीटीआई बयानिया बना रही है कि इमरान खान से जेल में कोई अहम मुलाकात हुई है, और हमारे कुछ दोस्त तो ये भी ट्वीट कर रहे हैं कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आ जाएंगे। कुछ दोस्त ये भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान से डील हो गई है और उस डील के नतीजे में इमरान खान बाहर आ गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो ये कह रहे हैं जंग के दौरान इमरान खान से बात हुई। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तान और भारत की जंग लगी हुई है, मामला तनाव है। ये 6 मई की बात कर रहे हैं। 6 मई को बिल्कुल जंग का खतरा था, हमले का खतरा था। आप बताएं इमरान खान इस हमले को रोकने के लिए क्या कर सकता था? मतलब आप बताएं ना, जेल में तो तब जाए ना जब इमरान खान की किसी टेलीफोन कॉल पे यह हमला रुक सकता। क्या मोदी इमरान खान की बात मानता? वो तो जब इमरान वजीर आजम था, वो मोदी उसका फोन नहीं उठाता था। क्या इमरान डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की बात मानता? अगर मानता होता तो इमरान खान की रिहाई के लिए फोन ना कर देता। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान की बात माननी थी? माननी होती तो ये बुशरा बीबी और सारे इमरान मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बयानात देते और कहते कि हमारी हुकूमत जाने में मोहम्मद बिन सलमान का किरदार है। इमरान खान की ऐसी कौन सी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी थी, कोई मुझे बता दे, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम थी और जिसके लिए पाकिस्तान की फौज जो है वो जेल पहुंच गई और उसने कहा खान साहब एक हम पे करते। कुछ भी नहीं। नो रेलेवेंस। उस जंग में इमरान खान क्या कर सकते थे? क्या पाकिस्तान के अंदर लोग सड़कों पर थे और हमने उन सड़कों को पर से लोगों को घर भेजना था और वो सिर्फ इमरान खान की कॉल पे वापस जा सकते थे? ऐसा भी कुछ नहीं था। लोग फौज के साथ खड़े थे, इमरान खान की कोई जरूरत ही नहीं थी। 5-6 यूट्यूबर्स के अलावा तो सारे ही फौज के साथ खड़े थे और पाकिस्तान के साथ खड़े थे। पार्लियामेंट में मुश्तरका करारदादें हो चुकी थी। तो ऐसा क्या कर सकता था इमरान खान, मुझे ये कुछ समझाए, जिसके लिए कोई जेल में इमरान खान को मिला होगा कि खान साहब ये काम कर लें। वो क्या कर सकते थे? वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो उस जंग के माहौल में एक इररेलेवेंट शख्सियत थे, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं थी, जिनका उसमें कोई किरदार नहीं था, लिहाजा कोई क्यों मिलेगा? मैंने आईएफ से चेक किया, ऐसी कोई मुलाकात हुई भी नहीं है। वो कहते हैं उस वक्त हमें खान की फिक्र थी। मतलब कौन सा पाकिस्तान की अवाम सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद में निकली हुई थी कि हम सोच रहे थे पहले लोगों को तो अंदर भेजें, फिर जंग लड़ लेंगे। कुछ भी नहीं, सड़कें पुरअमन थी, लोग फौज के साथ खड़े थे। लोग तो मिसाइलों के पास, जहां से मिसाइल फायर हो रहे थे, लोग उसके पास खड़े नाच रहे थे। भारतीय ड्रोन्स को लोग उठा उठा के घर ले गए हैं। तो इसमें इमरान खान की क्या रेलेवेंस? इमरान खान से क्या करना था? मैंने इमरान खान को कहना था आदिल राजा को चुप करा दो कि जाके इंडियन चैनल, मैटर ही नहीं करता। तो इसलिए आप सियासत में या आप कोई काम उसकी जरूरत के तहत करते हैं। अब कोई मुझे समझा दे कि जरूरत क्या थी कि इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाए? कोई जरूरत थी ही नहीं। वो नॉन रेलेवेंट थे। एक एपीसी होनी थी, वो नहीं हुई क्योंकि आप पीटीआई ने शर्त रख दी कि खान आएगा तो होगी, तो गवर्नमेंट ने नहीं बुलाई, उसने पार्लियामेंट की मुश्तरका करा। जंग तो हुकूमत और फौज ने लड़नी थी, कोई पीटीआई ने तो नहीं लड़नी थी। तो मेरे ख्याल में ये तमाम खबरें बिल्कुल मशक्क़ा खेज और झूठ पर मबनी हैं। मैं नहीं समझता कि इस वक्त जब हम जंग जीत भी चुके हैं और जब इमरान खान का बयानिया कमजोर हो रहा है, ऐसे में कोई इमरान खान की रिहाई की बात कर सकता है। पहली दफा तो पॉलिटिकल एज मिला है इमरान खान के ऊपर, हुकूमत को भी और फौज को भी। पहली दफा तो कौम फौज के साथ और हुकूमत के साथ आके खड़ी हुई है। ऐसे मौके पर एक मुर्दे में जान डालने वाली बात है, क्यों इमरान खान को जेल से निकाला जाएगा? पहली दफा तो इमरान खान का बयानिया शिकस्त खा गया। जो फौज के खिलाफ उसने बयानिया बनाया था, वो शिकस्त खा गया। कौम फौज के साथ आके खड़ी हो गई है। इस मौके पर इमरान खान को दोबारा जिंदा करने की क्या जरूरत है? पहली, आप 3 साल तक आसिम मुनीर को याहिया खान कहते रहे, वो फातेह हिंद बन के निकला है। जब उसने आपके बयानिए को शिकस्त दे दी है, आपके नैरेटिव को शिकस्त दे दी है, तो वो आपकी मुर्तद सियासत को क्यों जिंदा करेगा? लिहाजा मुल्क के सियासी हालात भी कोई ऐसा इशारा नहीं दे रहे कि इमरान खान से कोई डील हो सकती है, क्योंकि डील तो सियासी जरूरत के तहत होनी है ना। इस वक्त आसिम मुनीर की जरूरत है कोई इमरान खान से सियासी डील? बिल्कुल नहीं। क्या शहबाज शरीफ की जरूरत है इमरान खान से सियासी डील? बिल्कुल नहीं। लिहाजा मुझे तो ना ये ऑप्शन नजर आती है कि कोई किसी ने इमरान खान से मुलाकात की हो, ना ये ऑप्शन सामने से नजर आती है कि कोई इमरान खान की डील हो और वो ईद से पहले बाहर आ रहे हो।
बहुत सारे दोस्त ये ट्वीट कर रहे हैं कि इमरान खान ईद से पहले घर आ जाएंगे। मैं तो उन दोस्तों के साथ शर्त लगाने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे तो इमरान खान ईद से पहले घर बाहर आते नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी मुलाकातें नहीं खुल रही हैं, और इधर अलीमा खान को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। आप कह रहे हैं वो बाहर आ रहे हैं। मतलब आने से पहले कोई इशारे होंगे, कोई सीपीएम्स होंगे। वो सीपीएम्स क्या हैं? आप कोई सीपीएम इस वक्त ऐसा नहीं है जो इशारा दे रहा हो, जिससे ये इशारा आ रहा हो कि कोई इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की डील हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा मुझे तो ये सब बातें झूठ लगती हैं। पाकिस्तान ने भारत को सिर्फ मैदानी जंग में शिकस्त नहीं दी है, सफारती महाज पर भी शिकस्त दी है। इस वक्त भारत का मीडिया आप देखें तो वो ये कह रहे हैं कि दुनिया का कोई मुल्क भी भारत के साथ नहीं था। आप देखें, वो कह रहे हैं एक भी हमसाया भारत के साथ नहीं था। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, आप हिसाब लगाएं, ईरान, चीन, सब पाकिस्तान के साथ। वो कह रहे हैं कोई आलमी ताकत भारत के साथ नहीं थी। चीन पाकिस्तान के साथ था, अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, रूस का मुतवाजन किरदार था, यूरोपियन यूनियन भारत के साथ नहीं थी। तो भारत में तो इस वक्त मातम है कि पाकिस्तान ने जितनी बड़ी शिकस्त हमें मैदान जंग में दी है, उतनी बड़ी शिकस्त सफारती महाज पर भी दी है। और दुनिया का कोई मुल्क भी इस जंग में भारत के साथ खड़ा नहीं आया, और उसने भारत का जंग के हक को तस्लीम नहीं किया है। इसीलिए आप देखें, भारतीय वजीर खारजा के खिलाफ भारत में बहुत नफरत पाई जा रही है, और उनके घर की तो सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है कि कहीं लोग उन पर हमला ही ना कर दें। सेक्रेटरी खारजा को कितनी ट्रोलिंग की गई है। तो वहां तो सफारती नाकामियों की एक तवील दास्तान है, और वो कह रहे हैं कि भारत ने अपने सारे दोस्त खो दिए हैं। इसराइल के अलावा भारत के साथ कोई भी नहीं है। वो कह रहे हैं ईरान भी नहीं है कोई, हालांकि हमने चाबहार का प्रोजेक्ट किया है। अब वो कह रहे हैं अफगानिस्तान भी नहीं है। अफगानिस्तान बीजिंग में पाकिस्तान के साथ बैठा है। चीन और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो टेक्निकली इस वक्त भारत में एक सफ़े मातम है उनकी सफारती शिकस्त पर। उनको अपनी मैदान जंग की शिकस्त तो चुभ रही है, चुभ रही है। लेकिन जिस डिप्लोमेसी पे भारत को बहुत मान था कि हम पाकिस्तान को आलमी सफारतकारी में शिकस्त देते हैं, वो मान पाकिस्तान भारत का टूट गया, और उसको पहली दफा सफारती महाज पर इतनी बड़ी शिकस्त हुई है कि अब मोदी को अपोजिशन के रहनुमाओं को दरखास्त करनी पड़ी है कि आप हमारे को वफद लेके जाएं और इंडिया का केस दुनिया में लड़ें, जो कि लड़ने के काबिल नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल में भारत की जो सिफारती महाज पर शिकस्त है, वो मैदान जंग की शिकस्त के बराबर है, कम नहीं।